हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदैया और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि एटम क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया था, कैसे ये एक नया पूरा का पूरा प्रोसीजर बना और हमने एटम को डिफाइन किया, ठीक है। हमने डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी, थॉमसन थ्योरी पढ़ी थी। देन आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को और बोहर एक्सपेरिमेंट को, जो कि हमें ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो एटम होता है उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है, ठीक है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन की चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो का अपडेट कभी भी मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड हेडिंग डालते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो तीन नाम है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या किया गया था, ये पहला ऐसा मॉडल था जिसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव करके बताया समझाया गया था, ठीक है। बाकी जो हमने डाल्टन का पढ़ा था, थॉमसन का पढ़ा था, थॉमसन ने तो हवा में बातें की थी, ठीक है। उसने कोई भी मन चाहा एग्जांपल देकर के आपको एटॉमिक की स्ट्रक्चर को समझाने की ट्राई की थी, बट उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। रदरफोर्ड पहला साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उसने ये बताया था कि इस प्रकार से एटम की स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है। तो एक नया आइडिया दिया था रदरफोर्ड ने। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट का पूरा स्ट्रक्चर क्या था वो हम देख लेते हैं। उसने एक गोल्ड फॉइल लीफ ली थी, ठीक है। फॉइल लिया था, मतलब एकदम पतला सा था, गोल्ड का था वो, और उसके चारों तरफ एक कवरिंग कर रखी थी उसने। और ये जो कवरिंग थी ये जेडएनएस की कवरिंग थी, ठीक है। जेडएनएस की कवरिंग थी। जेडएनएस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एमिट करता है, चार्ज पार्टिकल अगर टकराता है उस पर, तो वो हमेशा एक लाइट को जनरेट करता है, ठीक है। नहीं मतलब एक कलर की लाइट जनरेट होती है वहां से। तो हमें पता चलता है कि हाँ, इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल आकर के हिट किया, ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल ने इस पर हिट किया। उसके सामने जस्ट एक बॉक्स रखा हुआ था, ठीक है। ये एक बॉक्स था। इस बॉक्स के अंदर क्या भरा हुआ था, इस बॉक्स में भरा हुआ था हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। क्या भरा हुआ था, हीलियम का न्यूक्लियस। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि अल्फा पार्टिकल्स उसमें भर दिए थे, कोई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो यहां पर बेसिकली क्या था, यहां पर था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमेशा क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं, ठीक है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी ने। बेसिकली ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट जनरल आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में फर्स्ट जो जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था मैडम क्यूरी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। और ये जो बॉक्स बना गया था, ये बॉक्स कंट्रोल करता है रेडिएशन को बाहर एमिट होने के लिए। भैया कोई भी सब्सटेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कभी भी क्या नहीं करेगा, रेडिएशन एमिट नहीं करता। वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। जब हम उसको एक कंट्रोलर में रख देते हैं, ये जो बॉक्स होता है ये रेडियो वेव को कंट्रोल करता है। ये अगर इस बॉक्स में कोई सब्सटेंस बड़ा है रेडियो एक्टिव, तो इससे वो रेडिएशन बाहर नहीं जाती। इस बॉक्स में एक छोटा सा छेद किया गया था, होल किया गया था, जिसकी हेल्प से ये जो सारी की सारी रेडिएशन है उसको हम एक डायरेक्शन के अंदर हम पॉइंट कर सकते हैं। तो हमने इस डायरेक्शन में उसको क्या किया, पॉइंटेड किया, ठीक है। तो जब इस बॉक्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट किए गए, जब इस बॉक्स से अल्फा पार्टिकल एमिट किए गए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे थे। लेकिन जब इस फॉल से टकराते हैं, ठीक है, तो कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ एंगल पर, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, डिफ्लेक्शन शो करने लगते हैं अलग अलग एंगल पर। कोई लार्ज एंगल होता है या फिर स्मॉल एंगल होता है। ये हमें कैसे पता चला, मैंने आपको बताया था कि जेडएनएस जो होता है ये इन्फ्लोरेसेंस जनरेट करता है, यानी अगर आप इस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल हिट करेगा तो ये हमेशा क्या करेगा, लाइट जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट चलती थी यहाँ पे, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई, मतलब जो फायर क्रिकेट्स होते हैं ना वैसा लग रहा था, ठीक है। चलिए, तो इनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब हीलियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन का आप रिमूव कर दो, बचेगा क्या, न्यूक्लियस बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एज ए कंसीडर करेंगे अल्फा पार्टिकल।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप था। इस सेटअप के बेसिस पर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने रिजल्ट निकाले। उसने 3 ऑब्जर्वेशन किए थे। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद भी क्या कर रहे हैं, सीधा का सीधा स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं इस तरीके से, ये आप समझ लीजिए कि एक एटम है गोल्ड का, ठीक है। ये क्या है, गोल्ड का एटम है, ठीक है। अभी हम समझने के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो ये गोल्ड का एक एटम है और इस एटम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं और इस एटम के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। इस एटम से पास होकर के जाएंगे। तो उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो क्या कर गए, सीधा का सीधा मूव कर रहे थे। उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। जिस लाइन से वो स्टार्ट हुए थे उसी लाइन से वो जा रहे हैं, ठीक है। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। हम लिखेंगे सो मेनी अल्फा पार्टिकल्स मूव straight line without any deflection, तो उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ और सीधा सीधा पास हो रहे थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा, उसने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। जैसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये इस एंगल पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये यहां से आ रहा है और यहां से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल बन रहे थे। 60 डिग्री का बन रहा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री, इस टाइप से कुछ हल्के एंगल्स पर क्या बन रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था। इसका मतलब डिफ्लेक्शन तब होगा जब यहां पर कोई इसका सिमिलर चार्ज होगा जो इसको रिपल्शन देगा। भाई अल्फा पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों होंगे, डिफ्लेक्ट इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा चार्ज होगा जो इस अल्फा पार्टिकल के चार्ज के बराबर होगा। वो इसको क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, ठीक है। भाई सिमिलर चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अगर यहाँ पे अपोजिट चार्ज होता तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेता, और अगर यहाँ पे सिमिलर चार्ज है इसका मतलब ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो एटम होता है उसके इंटरनल पार्ट में एक सिमिलर चार्ज होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज या फिर रिपल्सिव चार्ज होता है, जो कि उन पार्टिकल्स को क्या करता है, रिपेल करता है, और वो एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड नंबर कि सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं। देन जो थर्ड ऑब्जर्वेशन ये देखा उसने कि जब हम इस बॉक्स से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अप्रोक्स, ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है 20,000, कई बुक में 18,000 दे रखा है, कई बुक में आपको 20,000 कुछ और वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 19,000 कुछ ऐसा करके, तो अप्रोक्स मानते हैं। तो अप्रोक्स 20,000 अल्फा पार्टिकल्स इस बॉक्स से जब हम निकलते हैं, जब हम यहाँ से 20,000 अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हैं, हिट करवाते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल जो है 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, यू टर्न ले लेता है, ठीक है। बाकी सारे तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ सीधे निकलते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, वो वापस से यू टर्न ले लेता है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये 180 डिग्री पे है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब उस एटम के सेंटर में एक ऐसा रिपल्सिव चार्ज होगा जो इसको रिपेल कर रहा है और ये वापस से उस पर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एटम है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज है, ठीक, ये कोई चार्ज अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे प्लस है या माइनस है। तो देखो अब ये अल्फा पार्टिकल आएगा और ये अगर दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे तो दोनों सिमिलर चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो रिपल्शन करेंगे तो ये वापस से कैसे क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो ये यू टर्न ले लेगा। तो जब हम 20,000 अल्फा पार्टिकल क्रॉस करवाते हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपनी तरफ आ जाता है, 180 डिग्री पर उसका डिफ्लेक्शन होता है, जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस आ गया, ठीक है। उसको हम बोलते, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग बाइक पे जा रहे हो बिना हेलमेट के लिए, ठीक है, तो आपके सामने जब पुलिस वाले होते हैं तो आप क्या करते हो, सीधा डायरेक्ट उधर से ही यू टर्न ले लेते हैं, ठीक है। बट अगर आपका अपोजिट चार्जेस हो, ठीक है, समझिए ना अपोजिट चार्जेस का मतलब, जब आपका अपोजिट चार्जेस होता है तो आप क्या करते हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, उसकी तरफ से बाइक लेकर के जाते हो, है ना, होता ना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ भी ऐसा होता है।
तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थे, बुक में आपको मिल जाएंगे, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझने की रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको समझा दिया। 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने 3 रिजल्ट दिए। पहला रिजल्ट ये था, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट था कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। उसका फर्स्ट रिजल्ट ये था कि जो कंप्लीट एटम होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसमें कुछ चीज नहीं होती, इसीलिए बिना कोई डिफ्लेक्शन के क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे थे। ठीक है, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं किसी ना किसी एंगल पर। तो उसका जो रिजल्ट निकला, उसने जो रिजल्ट निकाला उसने ये बताया कि कोई ना कोई ऐसा जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल है जो कि उस एटम में सेंटर्ड रहता है। ठीक है, उस एटम में सेंटर्ड रहता है, जो कि उस अल्फा पार्टिकल्स को क्या करता है, अपोज करता है, उस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है, जिसके कारण उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन हो जाता है और वो अपने पाथ को चेंज कर लेता है। ठीक है, ये चीज होती है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि जब हम 20,000 अल्फा पार्टिकल को यहाँ से हिट करवाते हैं, यहाँ से निकालते हैं, एमिट करवाते हैं, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वापस आ जाता है। इसका मतलब जो भी रिपल्सिव चार्ज था, मैं रिपल्सिव चार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी रिपल्सिव चार्ज है वो उस एटम के सेंटर में सेंटर्ड है। ठीक है, उस एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है और उसकी वजह से वो वहां से रिपल्शन, ठीक है, सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन जनरेट करेगा। तो रिपल्सिव चार्ज के कारण जब वो सेंटर के अंदर है तो जो अल्फा पार्टिकल एकदम सेंटर लाइन में होगा वो वापस से क्या आ जाएगा, 180 डिग्री पे वापस उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा और वापस आ जाएगा। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने 3 रिजल्ट्स दिए थे। ठीक है, तो उसने एक दो और चीजें बताई कि जो सेंटर में चार्ज होता है, ये जो सेंटर में चार्ज होता है ना, ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये सेंटर में चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अल्फा, क्योंकि जब सिमिलर चार्जेस होंगे तभी रिपल्शन होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, ठीक है, तो फिर ये जो 180 वाला था ये इसके अंदर चला जाता, ठीक है, वापस से रिपल्शन में नहीं आता। यहाँ पे रिपल्शन हुआ, इसका मतलब यहाँ पे और इस अल्फा पार्टिकल दोनों का सिमिलर चार्ज था, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो सेंट्रल चार्ज था वो भी क्या था, पॉजिटिवली चार्ज। और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस को नाम दिया था रदरफोर्ड ने, जिस पर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अभी तक इतना ही बताया था, उसमें न्यूट्रॉन को इंक्लूड नहीं किया गया था, न्यूट्रॉन को बाद में इंक्लूड किया गया था। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, उसने ये चीजें तो बता दी। क्या ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट भी फेल होता है, इसके 3 लिमिटेशंस है। इन 3 लिमिटेशंस को ये कभी भी फुलफिल नहीं कर पाता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे स्टडी करते हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, छोटी सी लिमिटेशन है, इतना आपको ब्रॉडली समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या क्या लिमिटेशन है मैं आपको ओरली बता देता हूँ। पहली लिमिटेशन ये है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझाता कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे है, किस तरीके से वो स्टेबल रहता है, उसके बारे में बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं देता, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो फर्स्ट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, लिख लेते हैं ना, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्लियर है। देन द सेकंड आता है आपको, एक तो ये स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाता, दूसरी चीज आती है कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन है, ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो हम हमेशा क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है भाई, एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो उसको उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी खर्च होगी उसकी रिवॉल्व करने के लिए, तो एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी को एमिट करेगा, बार बार एनर्जी निकालेगा। तो एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जानी चाहिए, एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए धीरे धीरे। भाई पहले कुछ टाइम तक एक पाथ में है, धीरे डिक्रीज होगा, तो फिर वो धीरे धीरे पाथ छोटा होता जाएगा। जैसे आप लोगों ने कोई चीज को घुमाया होगा ना, जैसे लट्टू घुमाते हैं, तो वो स्टार्टिंग में बहुत तेज होता है तो वो बड़ा राउंड लगाता है। ठीक है, जब हम धीरे हो जाता है वो धीरे 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 छोटा राउंड करने लगता है। सेम वैसे उसके अकॉर्डिंग वैसे ही भाई एक टाइम पर ये एक बात में हो, फिर धीरे धीरे इसकी एनर्जी खत्म हो, तो इस तरीके से इसका मोशन होना चाहिए और लास्ट में क्या हो जाना चाहिए, इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाना चाहिए। इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा का पूरा एम्बिड
मतलब इसके अंदर चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस भी नहीं होती, ना प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस होती। ठीक है, हम देखते हैं कि लगातार प्रोटॉन के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो इस चीज को उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि इस चीज को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दो मेन जो है वो आपकी इसके ड्रॉबैक्स रहेंगे, लिमिटेशंस रहेगी, जिसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, फिर हम पढ़ते हैं बोहर मॉडल को। आप इसको कॉपी करो, फिर हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल को। ओके स्टूडेंट्स, तब हम बात करते हैं बोहर मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का आपने पढ़ा है। रदरफोर्ड की एक और लिमिटेशन थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि किस तरीके से एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं, कैसे प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये एक और लिमिटेशन आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं बोहर एक्सपेरिमेंट की। तो बोहर एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो बोहर एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए होता है, या स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। ठीक है, और ये इसकी लिमिटेशन भी रहेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक ही सीमित रहता है। हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एटम्स होते हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, उनका आप स्ट्रक्चर, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसको इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं क्या है बोहर मॉडल। हेडिंग डालें बोहर एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इसने एक्सपेरिमेंट तो कुछ नहीं किया था, ठीक है, हवा में बातें की थी इसने, इसीलिए ये बहुत जल्दी फेल हो जाता है। तो ये आता है आपका 1911 के अंदर रदरफोर्ड आता है, 1913 के अंदर आपको बोहर आ जाता है। इसके कुछ पोस्टुलेट है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा नहीं है। क्या होता है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि एक सेंटर पार्ट होता है एटम का और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है इस तरीके से। ठीक है, सेंटर पार्ट ये हो गया, जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस नाम देते हैं। क्लियर, दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो सेम बात वो जो उसने कही थी। दूसरी बात इसने ये की थी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर ही रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं है मर्जी है जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे सपोज कभी ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से नहीं आ जाता। एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है, उसी एनर्जी लेवल पर वो क्या करता है, हमेशा रिवॉल्व करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, या फिर हम इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, और इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड चीज, इन ऑर्बिटल को और एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइप के नंबर से, जैसे हम के, एल, एम, एन, ठीक है, ओ, ऐसे कुछ। के जो होता है वो सबसे पहला ऑर्बिट होता है जो कि न्यूक्लियस के जस्ट पास में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिटल होता है वो के होता है। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग भरे जाते हैं, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में दो होते हैं, फिर 8 ऐसे करके आप बच सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर हम इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। तो जो नंबर 1 ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के जस्ट पास में होता है। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड इसका स्टेटमेंट था। थर्ड इसका स्टेटमेंट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अब एंगुलर मोमेंटम आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, आपके 9th क्लास में शायद एक फोर्स करके चैप्टर आता है, आप उसमें पढ़ते हो। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, नहीं तो 10th क्लास में भी जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको एंगुलर मोमेंटम बता दिया जाता है। एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं जे से, तो जे इक्वल होता है एमवीआर, और ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, h/2π के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, h/2π के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इनको हम बोलते हैं n। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम लगाते हैं n। तो mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2π। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि उस एटम के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एटम का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2π, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका एनर्जी लेवल, या फिर हम बोल सकते हैं h/2π के इक्वल। ठीक है, m का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है मास। ठीक है, v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, h का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, 2 का मतलब तो 2 ही होता है, पाई का मतलब वैल्यू आपको पता ही है 3.14। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बुक में मिलेगा आपको, मास, वेलोसिटी, रेडियस, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, प्लैंक कांस्टेंट, बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये थर्ड आप इसका स्टेटमेंट होता है। इसका जो फोर्थ स्टेटमेंट होता है,
फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में अगर रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सपोज ये एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, इसको मैं बोल देता हूँ के, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे और बना देता हूँ ऐसा करके, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा करके, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ के, और ये एल हो गया और ये एम हो गया। जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास में एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो जानी चाहिए और धीरे धीरे एटम उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो उसको एक्सप्लेन करता है बोर। बोर क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड या फिर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो जब तक वो एक स्पेसिफिक पाथ में होगा, स्पेसिफिक एक एनर्जी लेवल में होगा, तब तक ना तो एनर्जी को लॉस करेगा ना ही एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ के अंदर घूम रहा है, ठीक है, लगातार के ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है लगातार, तो उसमें ना तो एनर्जी का एमिट करेगा ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, के क्या हो गया आपका लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, तो ये हो गया लोअर एनर्जी लेवल, ये हो गया हायर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है, किसमें जाता है, लोअर से हायर में जाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता है ना, भाई नीचे से अपन क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और नीचे से ऊपर जाता है तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, हम ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन लोअर से अगर हायर में जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ वो के से एल में जा रहा है, तो उसको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हायर से क्या आ रहा है, लोअर में आ रहा है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है, तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। हमें ऊपर से नीचे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता जितना नीचे से ऊपर आने में टाइम लगता है ना। फिर नीचे से ऊपर जाने में सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, अगर आपको ऊपर से नीचे आना तो आप सीधा डायरेक्ट छलांग लगा सकते हो, है ना, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी आपकी। तो आप एनर्जी को क्या कर रहे हो, एमिट कर रहे हो। तो जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो एनर्जी एमिट करनी है, ऊपर से नीचे जाओगे, सॉरी नीचे से ऊपर आओगे तो आपको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। तो ये पूरा का पूरा कुछ पॉइंट्स थे, कुछ पोस्टुलेट थे, इसी पोस्टुलेट के बेसिस पर ये बोर एक्सपेरिमेंट है। इसकी जो लिमिटेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप पॉज करके कर सकते हैं। लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा ये चीज बताता है कि जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम अगर मैं थोड़ा सा जनरल आपको बताऊं, ठीक है, छोटा सा जनरल आइडिया, ये एक आपका क्या है, ट्राइंगल नहीं है, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर नहीं, 2D में आपको ट्राइंगल लग रहा होगा, ठीक है। तो प्रिज्म आपने देखा होगा कि जब भी प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट को एंटर करवाते हैं, कौन सी लाइट को, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से एंटर करवाते हैं, तो उसमें से कितने कलर निकलते हैं, 7 कलर निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। तो ये इसका क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उसने देखा कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। उसने बताया था कि स्पेक्ट्रम जो हमें ऑब्टेन होता है किसी भी एटम के लिए, वो हमेशा क्या होता है, स्पेक्ट्रम लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। जबकि जैसे जैसे जो अगर हम बात करें, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो हमें हायर रिजोल्यूम पावर के इक्विपमेंट मिले, उनके बेसिस पर जब हमने स्टडी की थी तो हमें जो लीनियर स्पेक्ट्रम था वो लीनियर स्पेक्ट्रम नहीं मिला, ठीक है। तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जो लीनियर एक्सपेरिमेंट जो स्पेक्ट्रम है वो धीरे धीरे डिवाइड होता जाता है, 2 अलग अलग बैंड्स के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये लीनियर स्पेक्ट्रम को नहीं बता सकता। दूसरी चीज आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास में कोई भी हायर एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम है, तो उसके लिए आप इस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड है, ये हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी को, हाइड्रोजन के एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है, दूसरे किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को, उसकी स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। थर्ड जो है वो थर्ड आता है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स,
तो ये केमिकल बॉन्ड्स को नहीं बता पाता कैसे केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एटम आपस में कंबाइन होकर के कैसे मॉलिक्यूल बनाता है, कैसे कंपाउंड बनाते हैं और किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसकी 3 लिमिटेशन है। इन 3 लिमिटेशन के कारण इस प्रोजेक्ट को भी या इस एक्सपेरिमेंट को भी क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। वैसे अभी तक बहुत सारे और आपके पास में एक्सपेरिमेंट रहते हैं, एटॉमिक मॉडल्स रहते हैं जो कि एटम्स के स्ट्रक्चर को, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो अभी तक आपके लिए इतने ही एक्सपेरिमेंट है। 11th क्लास में आपके और एक्सपेरिमेंट आएंगे जो कि आपको पढ़ने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो के अपडेट मिस ना करो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम स्टडी करेंगे एटम की और इस बारे में, ठीक है, जो आपके एटम स्ट्रक्चर का है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, गुड बाय।